बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चैप्टर नंबर 2 है जी करिकुलम डेवलपमेंट। लेक्चर नंबर आज हमारा 11 है। आवाज़ मेरी आ रही है? सबको क्लियर है? स्लाइड शो हो रही है? यस सर। ओके जी। स्टार्ट हम करते हैं जी। लेक्चर नंबर 11 है आज हमारा, और ये हमारा जो टॉपिक है करिकुलम के चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे करिकुलम की डेफिनेशन। तो करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम क्या होता है? एक ना हम इस तरह करते हैं कि स्कूल के अंदर ना हम दो तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। एक होती है करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़। वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जिसमें टीचिंग लर्निंग कराई जाती है, वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जिनके अंदर हम क्या करवाते हैं, टीचिंग और लर्निंग करवाते हैं, उनको हम कहते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर क्लास में टीचर का पढ़ाना, टीचर का बच्चों से क्विज लेना, टीचर का बच्चों से सवाल जवाब करना, इम्तिहानात, ये सारी की सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इसी तरह स्कूल के अंदर होती हैं कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़। मॉर्निंग असेंबली का होना, बच्चों के स्पोर्ट्स कंपटीशन, बच्चों के कोई अदबी मुकाबला जात हैं, या कोई इस तरह कलर डे है, कल्चर डे है, नेशनल कोई डे है, रिलीजियस डेज हैं, तो इनकी सेलिब्रेशन स्कूल्स के अंदर हो रही होती हैं। तो इनको हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब हम जब वर्ड करिकुलम यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं सम ऑफ करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज इज नोन एज करिकुलम। ठीक है। तो यानी स्कूल के अंदर जो कुछ बच्चे कर रहे होते हैं वो करिकुलम होते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद जो किताब है वो करिकुलम है। किताब करिकुलम का सिर्फ एक कंपोनेंट है, एक पार्ट होता है बस। ठीक है। तो करिकुलम के 4 कंपोनेंट है और किताब उनमें एक कंपोनेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, करिकुलम कहलाते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको मजीद मुख्तसर कर दें, मजीद शॉर्ट कर दें इस डेफिनेशन को, तो हम यूं कह सकते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ स्कूल। कह सकते हैं ना जी ये बात? तो ओवरऑल में दोनों आ जाएंगी, ऐसे ही कह सकते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज। हाँ सर, कह सकते हैं। यस। तो हम कहते हैं यस सर, करिकुलम कह क्या है? सकते हैं। ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ स्कूल इज नाउन एज करिकुलम। ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ स्कूल इज नाउन एज करिकुलम। ठीक है। अब करिकुलम बेसिकली इसकी डेरिवेशन देखते हैं। लैटिन वर्ड है करियर। लैटिन वर्ड, लातीनी जुबान का लफ्ज है जी सर, कह सकते हैं। करियर, जिसका मतलब होता है रनवे या पाथ। रनवे या पाथ, करियर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या है, रनवे या पाथ। अच्छा, इसी तरह कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इसके अंदर करिकुलम को कहा कि कैरियोट रेस कोर्स। घोड़े जब दौड़ते हैं ना वो मुकाबले के लिए, तो जिस जगह पे वो दौड़ते हैं ना, जिस उस पे रास्ते के ऊपर उनकी दौड़ होती है, दौड़ का मुकाबला होता है, उसको कहा जाता है कैरियोट रेस कोर्स। ठीक है। यानी वो भी समझ लें कि रेस वाला जो रास्ता होता है ना उसको कहा जाता है वैसे कैरियोट रेस कोर्स। तो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी करिकुलम को कहती है कि ये कैरियोट रेस कोर्स है। मतलब उसमें यही होता है ना, वो घोड़े उसी रास्ते पे चल के कामयाब होते हैं। तो कैरियर रेस कोर्स क्या है? कोर्स ऑफ स्टडी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो करियर लैटिन वर्ड है जिसका मतलब रनवे या पाथ है, और कोर्स ऑफ स्टडी कैरियर ट्रेस कोर्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन है कि करिकुलम कैरियर ट्रेस कोर्स है। अब ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ स्कूल, ये तो आपको समझ लग गई होगी कि ये क्या, मैंने क्या बात की है आपको। तो अब थोड़ा सा ना ये डेफिनेशन देखने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस और कोर्स कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वापस करिकुलम की जो अदर डेफिनेशन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हमें जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो जाएं अच्छी तरह से। कोर्स, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, ये क्या होते हैं। अच्छा, ये है सिलेबस। ये किताब है ना, तो किताब के लिस्ट ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, शुरू में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इस तरह से मौजूद होती है। हर बुक के अंदर ये होता है स्टार्ट पेजेस में।
पहले दूसरे तीसरे पेज के ऊपर जो फहरिस्त उन्वानात है ना वो मौजूद होती है। तो एक सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, उन टॉपिक्स के नाम की लिस्ट, उन टॉपिक्स के नामों की लिस्ट क्या कहलाती है, सिलेबस कहलाती है। मिसाल के तौर पर एजुकेशन है तो इसमें हम कहेंगे कि जी करिकुलम है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, रिसर्च है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, वगैरह वगैरह। तो अब ये देखें, ये हमने टॉपिक्स की लिस्ट बताई है कि इस सब्जेक्ट में ये जो टॉपिक्स हैं ये कवर किए जाते हैं, ये सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो आउटलाइन और लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज सिलेबस। तो ये आउटलाइन होती है या लिस्ट ऑफ टॉपिक होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसको हम सिलेबस कहते हैं। अच्छा, फिर है कोर्स। अब कोर्स क्या होता है? अब जैसे हमने बात की है कि एजुकेशन का जो सिलेबस है उसमें शामिल है करिकुलम का चैप्टर। अब करिकुलम के चैप्टर की कंप्लीट डिटेल इस तरह से डिस्क्रिप्शन, जैसे ये साइंस का एक पेज है तो एक टॉपिक की ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है। तो वो जो टॉपिक्स की डिटेल हम आगे बुक के अंदर चैप्टर वाइज लिखी होती है, इसको कोर्स कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कोर्स। सिलेबस हो गया, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, एक्सप्लेनेशन उनकी, डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर अ क्लास, डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट मैटर। अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? कोई इंफॉर्मेशन होगा, कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई थ्योरी मौजूद होगी, कोई स्किल मौजूद होगी। अच्छा, इसी तरह कोई नॉलेज मौजूद होगा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट्स मौजूद होंगे। तो कलेक्शन ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, थ्योरीज, ये जो है जो कोर्स के अंदर मौजूद होती है उसको हम सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट मैटर बोलते हैं। ठीक हो गया। अब रहेगी किताब हमारी। तो बेसिकली किताब जो है ना वो एक सब्जेक्ट जो होता है, एक सब्जेक्ट, तो उसमें एक सब्जेक्ट का सिलेबस और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है एक बुक के अंदर। एक बुक में हम क्या बोलते हैं जी? बुक क्या चीज होती है? करिकुलम नहीं होता, करिकुलम का एक कंपोनेंट है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किताब क्या होती है, सॉरी करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कोर्स क्या होता है, और सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट मैटर क्या होता है। अच्छा, अरबी में ना करिकुलम के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, मिनहाज। क्या यूज किया जाता है? मिनहाज। इसका मतलब भी होता है क्लियर पाथ अरबी में। तो करिकुलम इन अरेबिक इज कॉल्ड मिनहाज। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि दरस निज़ामी, हमारे जो उलमा बनते हैं ना 8 साल का ये और आलिम बनने का कोर्स करते हैं, इस कोर्स को कहते हैं दरस निज़ामी। ये इंडिया के मुल्ला निज़ामुद्दीन सैलवी थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। 8 ईयर ये जो कोर्स है, करिकुलम है दीनी मदारिस का। अब हम वापस आते हैं डेफिनेशंस पे। करिकुलम की ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ स्कूल हमने बात कर ली। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए कि ख़वातीन जो है ना वो और जो मर्द हजरात हैं उन दोनों का मतलब 4 दीवारी के अंदर और 4 दीवारी के बाहर आने जाने का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में जी? मतलब 4 दीवारी की जीनत किसको समझा जाता है, मर्द को या खातून को? खातून को खातून को साफ ज़ाहिर समझा जाता है हमारी इस्लामिक सोसाइटी में। वेस्टर्न में नहीं समझा जाता। वेस्टर्न में कहा जाता है कि इक्वल राइट्स हैं। अच्छा, ये हिल्डा टाबा हैं जॉन डेवी की स्टूडेंट। इसने एक तारीफ बताई। अब मैंने आपको जो बात कही है ना उसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। जो शुरू में मैंने आपको करिकुलम की तारीफ बताई है कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ या सम ऑफ एक्टिविटीज़ या सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो करिकुलम कहलाता है। उस बात को अपने जहन में रखिएगा। इसकी डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इधर ये हिल्डा टाबा हैं और इधर ये JF कर हैं। ये दोनों एक्सपर्ट हैं करिकुलम के। All the organized courses, activities and experiences which student have under the direction of the school, whether in classroom or not, यानी वो तमाम तर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, कोर्सेज, एक्सपीरियंसेस जो स्कूल बच्चों को स्कूल की डायरेक्शन में बच्चे जो क्या कर रहे हैं, बच्चों को जो दी जा रही हैं स्कूल के अंदर, वो तमाम तर एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस, कोर्सेज जो बच्चों को ऑफर की जा रही हैं स्कूल की तरफ से, क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर। आप जैसे देखें मॉर्निंग असेंबली क्लास के बाहर होती है, स्पोर्ट्स कंपटीशन बच्चों का बच्चियों का हो रहा है
तो क्लासरूम से बाहर होगा। इसी तरह स्कूल के अंदर कोई मतलब पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाए स्कूल के बाहर होगा। एग्जामिनेशन हो रही है बड़े हॉल के अंदर जो है वो, या फिर बाहर किसी लान में प्लाट के अंदर बच्चे बैठे हुए इम्तिहान दे रहे हैं, तो वो तो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर हो रही है ना, वो हमारा क्या कहलाती है, करिकुलम कहलाती हैं अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा। ठीक है, अब इधर हम बात करें JF कर की, तो ऑल द लर्निंग। अच्छा, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी क्लास मैंने स्टार्ट की है तो सिर्फ तो 13 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था, तो साथ स्टार्ट में बंदा कोई एक एक थीम बताता है, एक खुलासा बताता है किसी चीज़ का, तो आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं, तो ज़्यादा फिर अब मेरी मजबूरी है कि आपका कसूर होता है, आप लोग लेट आते हैं, तो मैं तो रिपीट नहीं कर सकता वो चीज़ें। अगर मैं इस तरह करना शुरू कर दूं तो रोज़ाना आप लोग 10 मिनट लेट आना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ इन टाइम ज्वाइन किया करें, ताकि सर आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, पहले 2-3 मिनट की वो खुलासा था आज के लेक्चर का, वो मैंने आपको बताया, और खैर से आधी से ज़्यादा क्लास वो लेट थी, तो मैं नहीं बता रहा। आप लोग जो है आइंदा ताकि टाइम पे आएँ। तो अच्छा इधर ना, सॉरी सर आप टाइम नहीं ऐसे होगा। हाँ बस थोड़ा टाइम का ख्याल रखें ना। अच्छा, इधर JF कर की हम सर बात लिंक भी अभी मिला सर, लिंक अभी मिला। अभी क्यों मिला है? लिंक तो मैंने आपको 3 दिन पहले का भेजा हुआ सर है। लिंक मिला सर, लिंक नहीं मिला था सर, वो नोट्स मिले थे सर। वो लिंक भाई फिर वो लिंक देखे ना, मेरी बात सुने, लिंक तो वही है ना, कोई चेंज तो हुआ नहीं है। चेंज हुआ तो बताएं। अच्छा सर वो चलें। आप रोजाना नया भेजते थे ना, तो इस वजह से इनको लगता था कि ये रोज नया आएगा, नहीं नहीं, तो लिंक वो सेम है प्रीवियस भाई, ही है, तो कोई मैं चेंज मुझे नहीं भी नहीं होता। पता था, चलें ठीक तो इस है। वजह से मैंने भी कोई प्रीवियस को लिंक। अच्छा चलें ठीक है, मैं रिवाइज कर लेता हूँ। चलें, अगर आप लोगों का लिंक का इशू था तो फिर चलें, आप लोगों की गलती नहीं थी। अच्छा आप देखें, लिंक, मेरी बात याद रखिएगा, ये लिंक सेव कर लें, यही होगा। जब लिंक चेंज होगा मैं बताऊंगा कि लिंक चेंज है, ये कल चेंज होगा, मंडे को चेंज होगा, क्योंकि जो मतलब ये है कि स्टूडेंट हैं जो फ्री में सेशन लेते रहे और अब उन तक उनकी रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक नहीं आई, तो वो आज एडमिन मेरे ख्याल में उनको रिमूव कर रहे थे, तो साफ है हमें लिंक चेंज करना पड़ता है, चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, फिर ये चेंज होगा बट मंडे को, आज वही था। अच्छा मैंने ना शुरू में बात की है, आप लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, कि स्कूल के अंदर ना जो कुछ होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसको हम करिकुलम बोलते हैं। अब स्कूल के अंदर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टीचर पढ़ा रहा है, इम्तिहान ले रहा है, क्विज़ ले रहा है बच्चों से, ये सारी करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचिंग, लर्निंग, इम्तिहान लेना, क्विज़ लेना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सारी की सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह मॉर्निंग असेंबली स्कूल के अंदर हो रही है, बज़्म अदब का पीरियड क्लास के अंदर हो रहा है, स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं, कोई कलर डेज, पेरेंट्स डेज हो रहे हैं, रिजल्ट्स की सेरेमनी अनाउंसमेंट की हो रही है, नेशनल डेज सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो स्कूल के अंदर चार दीवारी में जो कुछ हो रहा है ना वो करिकुलम होता है। हम समझते हैं कि किताब करिकुलम है, किताब करिकुलम का सिर्फ एक जुज़ है, एक कंपोनेंट है, वो पूरा करिकुलम नहीं होता हमारा। ठीक है, तो इसी पे फिर हमने कहा कि लैटिन वर्ड है करियर, जिसका मतलब होता है रनवे या पाथ, करिकुलम एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। फिर हमने बात की कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, कि जो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि कैरियर रेस कोर्स यानी कोर्स ऑफ स्टडी करिकुलम है। इसका मैंने बताया कि कैरियर रेस कोर्स बेसिकली कहा जाता है कि घोड़े जो है अपने रेस के लिए जिस जिस रास्ते पे दौड़ते हैं ना उसको कहा जाता है कैरियर रेस कोर्स बेसिकली। तो उसी से है फिर ये कोर्स ऑफ स्टडी हमारा करिकुलम। तो ये इसके डेरिवेशन है। और एक मैंने कहा कि जब आपकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों को हम मिलाते हैं तो हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ या सम ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल। ठीक है तो ये हम करिकुलम बोलते हैं। अच्छा, हम सिलेबस की हमने बात की कि ये किताब है तो इसकी जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं किताब के, ये टॉपिक्स की लिस्ट है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम जो है वो कहते हैं सिलेबस कहते हैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, आउटलाइन और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम इज नाउन एज सिलेबस। ठीक है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स या आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स इज नाउन एज करिकुलम। दूसरा होता है कोर्स, डिटेल कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट फॉर अ क्लास, किसी भी क्लास के डिटेल जो कंटेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये एक साइंस की किताब है
तो इस साइंस की किताब में एक जो देखें, ये हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं ना एक सब्जेक्ट के, जैसे एजुकेशन की मैंने मिसाल दी है, इसी तरह साइंस की है कि लिविंग थिंग्स की, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स हैं तो उनकी आगे टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे। तो एक टॉपिक की आगे जो मुकम्मल डिटेल एक चैप्टर के अंदर लिखी होती है ना, उसको कहते हैं कोर्स। अब उस कोर्स के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, कोई नॉलेज शामिल है, कोई फैक्ट्स शामिल हैं, कोई फिगर शामिल है, कोई एक्सपीरियंसेस शामिल हैं, कोई थ्योरी शामिल है, कोई लॉ शामिल है, कोई स्किल्स शामिल है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। और अरबी में करिकुलम को कहा जाता है मिनहाज। अरबी में क्या कहा जाता है? मिनहाज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अब देखें, हिल्डा टाबा ने कहा कि वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो कि एक स्कूल स्पॉन्सर करता है, यानी एक स्कूल ऑफर करता है बच्चों को, तमाम तर एक्टिविटीज़, कोर्सेज, एक्सपीरियंसेस जो एक स्कूल प्रोवाइड कर रहा है क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर, ये करिकुलम कहलाता है। इधर जेएफ कर ने भी इससे मिलती जुलती डेफिनेशन दी। उसने कहा कि ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज़ कैरिड इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। तमाम तर लर्निंग जो कि प्लान की है किसी स्कूल ने, ठीक है, अच्छा, ग्रुप की शक्ल में या इंडिविजुअली, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर। आप जैसे देखें, होमवर्क टीचर देता है तो बच्चे घर जाके करते हैं, कोई प्रोजेक्ट देता है तो वो घर जाके करते हैं, मिक्स हो जाती है क्लासरूम की और स्कूल की अक्सर। तो ये याद रखिएगा कि स्कूल प्रेमिसेस के अंदर की बात सादर है, ये एक फीमेल है तो इसने की है, इससे एक आपको मैं एसोसिएशन बेसिकली बना के दे रहा था, वो जो मैंने पूछा कि औरत चार दीवारी की जीनत है, तो वो ये लिंक था कि आप हिल्डा टाबा की डेफिनेशन याद करेंगे ना, तो आपको ये दोनों मिक्स अगर हो रही हो तो इससे याद रखिएगा कि इसने सिर्फ क्लासरूम के अंदर और बाहर की बात की है, और इसने स्कूल के, अब बॉयज आदर है बाहर आते जाते हैं, तो इसने वो बात की इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। दूसरे स्कूलों में जाके स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं, होमवर्क भी बच्चे घर जाके करते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क है वो भी बच्चे जाके करते हैं। तो ये जो है वो दो डेफिनेशन है जो सबसे फेमस है करिकुलम की। अच्छा, कोई खुलासा बता सकता है आज के इस टॉपिक का कि आपने क्या समझा आज के टॉपिक से, करिकुलम से, कोर्स सिलेबस का? कोई खुलासा एक लाइन में बता सकता है? शाबाश जी, प्लीज। सर जो करिकुलम हमारे होता है जी, एक सर स्कूल जो के हमारे अंदर जितनी भी तरह की एक जो मिनट जो हमारा करिकुलम है और उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक, जैसे हम आज एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मजीद जो टॉपिक्स होंगे वो हमारा सिलेबस कहलाएगा, और जो हमारा ये जो ओवरऑल सेशन है ये हमारा को करिकुलम कहलाएगा। जी, कोई और बताए? Sir, all organized activity performed in school is called curriculum. ऑल organized activity performed in school मुझे is अपने लफ्जों में बताएं ना, अपने लफ्जों में कोई बता सकते हैं? एक सर जो स्कूल कुछ के भी अंदर बच्चा हमारी स्कूल प्रेमिसेस में सीखता है वो करिकुलम है। और कोर्स और सिलेबस में क्या डिफरेंस होगा? सर कोर्स का आपने बताया कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट जो होती है वो कोर्स कहलाती है, और कंटेंट जो होता है ये लिस्ट ऑफ टॉपिक होती है। हाँ जी, क्लियर हो गया इसको? अब आपसे कोई कहे कि किताब करिकुलम होती है तो इस आप कहेंगे कि हाँ किताब सारा करिकुलम है, या नहीं मानेंगे उसकी बात? उससे डिसएग्री करेंगे? नहीं, ये सिर्फ नो सर। हाँ, उससे आपने डिसएग्री सर, करना है। गाइड बुक होती है जो ओवरऑल सर मेरा स्कूल एक की क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, एक पूछिए। साल में जो है बना है। जी पूछिए। सर कोई किताब जो है ना सर वो करिकुलर होता है। जी पूछें, सवाल क्या सर पूछ क्वेश्चन रहे हैं? मेरा ये है कि अगर जैसे क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अब किसी भी स्टूडेंट के पास एक ही बैग में डिफरेंट बुक्स होती हैं सारी, तो ये अब सारे डिफरेंट बुक्स हमारे करिकुलम कहलाएगी या कोर्स कहलाएगा? सिलेबस तो नहीं कहलाएगा, इसके अंदर मौजूद जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होंगे वो तो सिलेबस कहलाएगा। ये ओवरऑल जितनी भी बुक्स होती हैं, चाहे मैथ, साइंस, फिजिक्स जितना भी है, ये हमारा कोर्स कहलाएगा या करिकुलम भी इसमें ऐड आ जाएगा? ऐड नहीं, होगा? करिकुलम नहीं है भाई, अभी तो मैं यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से कि करिकुलम नहीं है ये। करिकुलम का एक पार्ट है, अभी हम आपको मजीद भी इस पर डिस्कशन करते हैं।
तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये आपका कोर्स कहलाएगा, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स या डिटेल में आपने क्या क्या पढ़ना है, इसको हम कोर्स बोलते हैं। अच्छा जी, राल्फ टेलर हैं, इन्होंने अब ये ये जितनी डेफिनेशन हैं ये मिलती जुलती होंगी, बात वही होगी जो मैंने आपको समझाई है कि स्कूल के अंदर होने वाला सब कुछ करिकुलम कहलाता है, ठीक है जी। राल्फ टेलर, ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स विच इज़ प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। तमाम तरह की लर्निंग जो कि प्लान की और फिर डायरेक्ट की किसने, स्कूल ने, टू अटेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसको जो है वो करिकुलम कहा। उसके बाद अल्बर्ट ए और अल्बर्ट ई ने डिफाइन किया करिकुलम को कि सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच स्कूल स्पॉन्सर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वही बात है, सिर्फ अल्फाज चेंज हो रहे हैं बस, ठीक है। ब्लॉन्ड्स इंसाइक्लोपीडिया, ये एक इंग्लिश वेब है, विकीपीडिया है, सिंपल इंग्लिश विकीपीडिया, तो उस पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है करिकुलम की। ऑल द एक्सपीरियंसेस अ पीपल हैज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल, एक स्टूडेंट को, एक शागिर्द को तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस जो स्कूल की गाइडेंस में मिलते हैं वो करिकुलम कहलाते हैं। कुनिंगम ने कहा, इसने कहा कि करिकुलम एक टूल है इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट, यानी टीचर के हाथ में ये एक आला होता है, टू मोल्ड इज मटीरियल, यानी अब मटीरियल से मुराद यहाँ पे बच्चे हैं, ताकि वो अपने बच्चों के बिहेवियर को चेंज करे इन अकॉर्डेंस विद इज आइडियल इन स्टूडियो, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपने स्टूडियो यानी अपने स्कूल के अंदर। यानी करिकुलम एक उस्ताद के हाथ में एक ऐसा टूल है, मटेरियल है, जिससे वो अपने स्कूल के अंदर अपने बच्चों के बिहेवियर को चेंज करता है। कुनिंगम ने इसकी डेफिनेशन बताई है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद है आर डॉल ने कहा कि करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू द लर्नर अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। सबकी डेफिनेशंस तकरीबन सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत अल्फाज का फ़र्क है। और स्मिथ ने कहा कि करिकुलम प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी करिकुलम से हमें क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मिलता है कि हमने पढ़ाना क्या है बच्चों को। तो ये कुछ सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन थी जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद हम बात करते हैं करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब सबसे पहले हम करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर कोई लेक्चर हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, टीचर ने कोई असाइनमेंट दी है, क्लास वर्क दिया है, क्विज दिया है, एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, या इस तरह की कोई और एकेडमिक एक्टिविटीज़, कोई चार्ट लिख रहे हैं, कोई बच्चे ड्राइंग पेंटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, ठीक है, किसी टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग में इन्वॉल्व है, डिस्कशन में इन्वॉल्व है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। द फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर एकेडमिक एक्टिविटी, इनको हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ को, दैट आर इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल स्कूल और कॉलेज करिकुला। दीज एक्टिविटीज़ आर डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स और कोर्स स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, यानी वो चीज़ें जो बच्चे ने पढ़ रहे होते हैं ना, उनसे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी हैं। अच्छा, इसके साथ होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब इसकी एग्जांपल अगेन हम पहले देखेंगे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, आर्ट्स हैं, क्राफ्ट है, ठीक है, बैंड है, मतलब ड्रामा हो रहा है, डिबेट हो रहा है, क्लब्स हो रहे हैं स्कूल के अंदर, कोई इस तरह के यानी कि कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, मॉर्निंग असेंबली हो रही, या फिर बज़्म अदब का पीरियड हो रहा है, ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब को कौन सी हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी शायद इसको डिस्कस किया है। आर एक्टिविटीज़ दैट कम्प्लीमेंट द फॉर्मल एकेडमिक करिकुलम, यानी ये कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, लाजिम व मलजूम होती हैं, यानी ये उनके साथ साथ चल रही होती हैं। जैसे मॉर्निंग असेंबली हमारी ये लाजिम होती है स्कूलों के अंदर, फॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ या करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ ये भी लाजिम होती है। दीज एक्टिविटीज़ आर ऑफन voluntary and are designed to provide student with opportunities for holistic development beyond the academic learning। तो ये जो है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट, इसके लिए ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में एक टॉपिक, तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये आप लोगों को याद होगा, ये हमने बात की है। अब हम जब करिकुलम की बात करेंगे ना, तो हम कहेंगे कि सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इज नाउन एज करिकुलम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैंने शुरू में आपको बताया, ये वो वाली चीज़ है कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मजमुआ किसी भी स्कूल का क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है।
अब वो जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि जी किताब क्या होती है, किताब क्या होती है, किताब करिकुलम है या नहीं है, किताब करिकुलम का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर हम जो है अगले तीसरे लेक्चर में जाके देखेंगे करिकुलम डिज़ाइन जब होता है तो उसका प्रोसेस हम देखेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं करिकुलम के अंदर जो आती हैं जिसमें हमें समझ लगेगी कि किताब सारा करिकुलम नहीं। आप देखें, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम अकॉर्डिंग टू मीड। मीड के अकॉर्डिंग करिकुलम के कितने कंपोनेंट हैं? 4। ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड इवैल्यूएशन। अब ये देखें, बात को बड़ी गौर से समझिएगा। अगर हम कहें ना किताब करिकुलम है तो किताब में जो है वो कंटेंट होता है। सिर्फ किताब में क्या लिखा होता है? कंटेंट लिखा होता है। ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग कैसे करनी है, कुछ नहीं होता मौजूद उसके अंदर। इवैल्यूएशन, इम्तिहान आपका बच्चों का लेना, आप बच्चों का लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंटेंट है ना आपका, ये आपकी बुक होती है करिकुलम के कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये एक कंपोनेंट, ये एलिमेंट है आपका, ठीक है। यही 4 कंपोनेंट आपने चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे, याद है सबको? मैंने कहा था मैं रिमाइंड करवाऊंगा, याद है? यही 4 थे जी सर, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन के लेकिन एक थोड़ा सा फर्क था, एक थोड़ा सा उसमें और इसमें एक थोड़ा सा फर्क है। किसी को आइडेंटिफाई हुआ है तो बताएं, शाबाश, जल्दी से प्लीज। सर करिकुलम सर कंटेंट एडिट, यस, वहां पे करिकुलम था, यहाँ पे कंटेंट है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जब हम एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन जब हम बताते हैं ना तो वहां पे हम कहते हैं कि करिकुलम, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कंटेंट। अच्छा, इसी तरह फाउंडेशन ऑफ करिकुलम भी पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह हम, तो उसमें भी वही जो 4 उधर हमने पढ़े थे वही 4 यहाँ पढ़ेंगे। बहरल अब देखें 4 कंपोनेंट है, रटा लगा लें, ये मीड ने बताए थे 4। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी या लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक ही बात होती है। मैंने उस वक्त भी बताया था, पेडागोजी कहते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि बच्चे कोई चीज़ कैसे लर्न करेंगे। एक ही बात है ना, लेक्चर मेथड से लर्न कर रहे हैं, एक्टिविटी से कर रहे हैं, डिस्कवरी से कर रहे हैं, हेरिस्टिक से कर रहे हैं, ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस या पेडागोजी समझ लें कि टीचिंग को कहा जाता है। ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस किसी टीचिंग के रिजल्ट के नतीजे में होते हैं ना। तो पेडागोजी और एवेल्युएशन, ये 4 हमारे कंपोनेंट है करिकुलम के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट करिकुलम। हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम के बगैर अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहला कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा करिकुलम होता है। उन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए हम करिकुलम बनाते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं और फिर उसी को इम्तिहान लेते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यही बात लिखी हुई कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हम करिकुलम के बगैर नहीं ले सकते। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम आर बेसिस ऑन विच करिकुलम इज डिजाइंड। अब देखें कि ऑब्जेक्टिव की बेस पे कंटेंट बनते हैं ना, या ऑब्जेक्टिव की बेस पे करिकुलम हम बनाते हैं। जिस तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे उसी तरह का करिकुलम हम बनाते हैं। एजुकेशन की जो 4 कंपोनेंट है उस वक्त मैंने आपको बताया था। इन दोनों लाइनों की समझ लग गई है? आगे चलें। सर यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करूँ? जी जी करें। सर हमें मैथ्स के लिए करिकुलम, मैथ सब्जेक्ट के लिए करिकुलम देते थे तो स्कूल में, वहां पर उस करिकुलम के अंदर ऑब्जेक्टिव भी लिखे होते थे और कंटेंट के तौर पे हम बुक यूज करते थे। तो उसमें वो टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन किया होता था और साथ में उनकी मेथोडोलॉजी भी उस करिकुलम में मेंशन की होती थी कि मैथ में मल्टीप्लाई का टॉपिक आपको किस तरह से समझाना है। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी मेन बात ये थी कि टीचर जो प्रॉब्लम फेस की है ना क्लास में, वो भी उसके अंदर मेंशन किए हुए थे कि अगर मल्टीप्लाई में डबल डिजिट में भी बच्चा जो है वो मिस्टेक करेगा, टू का नहीं होगा, वो भी मिस्टेक करेगा। तो उसमें मिसकंसेप्शन भी मेंशन किए होते थे करिकुलम के अंदर। सही है, थैंक यू जी। सर इसको कम भी बोलते हैं, कम कॉन्टेनेंट किसको? ऑब्जेक्ट मेथोडोलॉजी, इसको सर कम इस फार्मूले से कम कंटेंट ऑब्जेक्ट मेथोडोलॉजी एंड एवोल्यूशन, हाँ वो इस तरीके से बोलते हैं सर। बना लें, वो तो आप बना लें तारिक साहब, याद करने के लिए होता है। हाँ, अपने याद करने के लिए बना सकते हैं। अच्छा आगे सर देखिए, ये पेडोगॉजी आ गया था इसमें। हाँ
वो बना लें, मेथोडोलॉजी भी आप मेथोडोलॉजी बना लें, फर्स्ट वर्ड जो है ना वो लिख के फर्स्ट अल्फाबेट से कोई वर्ड बना के याद कर लें, आसान है ये, मुश्किल तो है नहीं इतने। अच्छा जी, पहला कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द एक्सपेक्टेशन आर इंटेंडेड आउटकम ऑफ द करिकुलम। कोई का हम करते हैं तो उसके पीछे कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप मेरे से सेशन पढ़ रहे हैं ना, इसके पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अल्लाह ताला आप सबको टेस्ट और इंटरव्यू में कामयाबी देंगे, इंशाल्लाह ताला देंगे, जितनी मेहनत उतने अच्छे रिजल्ट, ये एक अंडरस्टूड सा फैक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंशाल्लाह ताला तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाएगी, चले तो आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। इसी तरह जब हम जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं ना किसी भी काम के हवाले से, चाहे वो टीचिंग के हैं, चाहे वो लेसन के हैं, चाहे वो करिकुलम के हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस और इंटेंडेड आउटकम्स होते हैं। तो जब हम करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम आर एक्सपेक्टेशन और इंटेंडेड आउटकम ऑफ द करिकुलम। ठीक है, क्या हम चाहते हैं करिकुलम से, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ह्यूज ने कहा था कि 4 सोर्सेज हैं करिकुलम को बनाने के। कितने? ह्यूज ने क्या कहा कि इसने कहा कि 4 सोर्सेज हैं जहां से आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं करिकुलम बनाने के लिए। सोसाइटी से, सोसाइटी को किस तरह की तालीम या करिकुलम ज़रूरत है। नॉलेज, किस तरह का नॉलेज आप अपनी जनरेशन को इम्पार्ट करना चाहते हैं। लर्निंग सिचुएशन, आप का जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन या किस तरह का नॉलेज स्किल्स बच्चों को देने के लिए कंपैटिबल है, यानी किस तरह की सहूलियात आपके स्कूल या तालीमी इदारों के अंदर मौजूद हैं, उनके अकॉर्डिंग आप जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें ताकि उसी के अकॉर्डिंग फिर आप बच्चों को एजुकेट कर सकें। एंड लर्नर्स, बच्चों की जो जहनी सलाहियतें हैं, हर एज के बच्चे की जहनी सलाहियत मुख्तलिफ होती है, तो बच्चे की मेंटल एज, उसकी नीड, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो 4 सोर्सेज यूज ने बताया, सोसाइटी, नॉलेज, लर्निंग सिचुएशन एंड लर्नर के, इनसे आप ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हैं। बेंजामिन ब्लूम, डेविड क्रैथहोल और सिम्पसन, ये एक लेडी थी, इन्होंने जो है इन तीनों ने भी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर रेस्पेक्टिवली इन्होंने ये दिया। पहले का कॉग्निटिव है, दूसरे का अफेक्टिव है और इस मोहतरमा का साइकोमोटर डोमेन है। इसको ब्लूम मॉडल या ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से आपने सुना होगा। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कॉग्निटिव डोमेन है, ये अफेक्टिव डोमेन है और ये साइकोमोटर डोमेन है। नॉलेज कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन कॉग्निटिव डोमेन है और अफेक्टिव डोमेन जो है रिसीविंग, अटेंडिंग, रिसीविंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन है। और उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। तो इसके भी आगे जो है वो 7 लेवल हैं। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पांस, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस, मैकेनिज्म, अडॉप्टेशन एंड ओरिजिनेशन, ये 7 जो है वो इसके स्टेप्स होते हैं। तो वो हम बाद में देखेंगे अगले चैप्टर में। अब मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं कि ये जो डोमेन है ना, अफेक्टिव डोमेन, ये तो ना हमारे करिकुलम में किसी हद तक मौजूद होता है, बट इसकी असेसमेंट बिल्कुल हम नहीं कर रहे। ये डोमेन हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम से मुहैया ही नहीं हो रहा हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में। और ये साइकोमोटर यानी प्रैक्टिकल जो होते हैं हमारे, आप लोगों को पता है कितने % होते हैं, तो ये तो ब्राय नाम है। और इसमें भी हम सिर्फ फर्स्ट 3 लेवल पे फोकस्ड हैं बस। तो ये हम डिटेल में ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ से हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लेते हैं, फिर असेसमेंट भी इन्हीं ऑब्जेक्टिव की बेस पे करते हैं। अफेक्टिव डोमेन हमारे यहाँ एवेलुएट नहीं हो रहा। 2002 में हमारे यहाँ एजुकेशनल रिफॉर्म्स आई थी और उसमें कहते 50% वेटेज जो है ना वो फर्स्ट 2 लेवल को दिया गया, और अब खैर से जो है वो फर्स्ट 3 को ही 100% दिया जा रहा है। तो उस वक्त नॉलेज कंप्रिहेंशन को 50% जो है वो वेटेज दिया गया। अब ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स के सोर्सेज। अब हम ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन के बाद इसकी टाइप्स की बात करते हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस होगा कि जब आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना नया, तो चैप्टर के टाइटल या नाम के नीचे एक बॉक्स सा बना होता है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर कुछ लिखा होता है, आफ्टर रीडिंग दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, उसके आगे पॉइंट्स में, बुलेट्स में डिटेल लिखी होती है। ऐसे होता है, ये इस तरह का बॉक्स होता है, जैसे ये बॉक्स है ना, इस तरह का बॉक्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मेंशन होता है। यस, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, उसमें लिखा होता है, हाँ जी, लिखा होता है कि आफ्टर रीडिंग दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू नो, ठीक है। तो वो बेसिकली 5 से 7 जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। ऐसे है
उन ऑब्जेक्टिव्स को जो पूरे एक यूनिट के होते हैं, ठीक है, उनको हम यूनिट या जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जो किसी यूनिट। अच्छा, बाज़ औक़ात एक किताब के सेक्शन बने होते हैं, इस बात का है एक्सपीरियंस आप लोगों को? एक तो है ना कि किताब है उसके 10 यूनिट हैं, और बाज़ औक़ात सेक्शन होते हैं, सेक्शन से मुराद 12 यूनिट्स है ना टोटल। तो पहले सेक्शन में 4 यूनिट है, दूसरे सेक्शन में 6 यूनिट है, और अगले सेक्शन में 2 यूनिट है। इस तरह यूनिट्स की डिवीजन सेक्शन वाइज होती है। ये एक्सपीरियंस है आप लोगों को? जी बिल्कुल सर, ये सर, साइंस सोशल सब्जेक्ट में है स्टडी के सर, बुक में फिजिक्स इस के तरह अलग सर, केमिस्ट्री के अलग, और इस तरह बायो के अलग सर, हाँ। एक ही बुक में Very कोर्स good. होते हैं सर। वेरी गुड, बस यही बात समझाना चाह रहा था कि एक यूनिट के या 2-3 यूनिट का जो एक सेक्शन होता है ना, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना ओवरऑल, उसको हम जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट आर ब्रॉड इन नेचर एंड कवर अ यूनिट आर सेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। These learning objectives are brief statements that describe what student will be expected to learn by the end of the school year, course, unit, lesson, project or class period. तो यहाँ से ये लेसन वर्ड स्किप करें भाई, ये गलत लिखा हुआ है। तो एक यूनिट के, एक कोर्स के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको एक चैप्टर के, चैप्टर, कोर्स, यूनिट, सेक्शन के, यानी ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स है ना, बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब देखें ना, आपको एजुकेशन, अब हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, फिर हम बात करें करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स। तो एक होगी बात जनरल ओवरऑल एजुकेशन की, एक आप करिकुलम की बात करेंगे तो करिकुलम एजुकेशन का एक कंपोनेंट है, उसके आप ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे उसमें करिकुलम भी आएगा, उसमें फिलोसफी के भी शामिल होंगे, हिस्ट्री के भी, साइकोलॉजी के भी, रिसर्च के भी, मैनेजमेंट के भी। लेकिन जब आप करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो इसका मतलब आप स्पेसिफिक हैं। तो इसी तरह एक यूनिट के या सेक्शन के हो गए जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब होते हैं स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल। ये इनको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि एक टीचर जो एक लेसन पढ़ाता है ना, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है, ठीक है, तो एक लेसन प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक टॉपिक के, टीचर के, एक लेक्चर के, एक इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। यहाँ तक आप रुक जाएं। अब नीचे एग्जांपल पे आते हैं। मिसाल के तौर पर अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ सोलर इक्लिप्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन एस्ट्रोनॉमी। ये आपका एक चैप्टर था सोलर इक्लिप्स के ऊपर, सूरज ग्रहण के ऊपर एक चैप्टर था। अब इसका जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि बच्चे इस मुकम्मल फिनोमेना को समझ सकें, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी के अंदर इल्म फल्कियात में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्कोप है इस टॉपिक का, तो वो भी समझ सकें। ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव था। अब स्पेसिफिक क्या है? आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स मुख्तलिफ तरह की होती हैं, हर एक को समझना, ये एक टॉपिक में टीचर कवर करवाएगा। इंक्लूडिंग टोटल, पार्शियल, एनुलर इक्लिप्स। एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर सोलर इक्लिप्स टू अकर। अब ये देखें, ये और स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो जब आप पूरे टॉपिक, पूरे इस एरिया की बात करते हैं ना, पूरे एक चैप्टर यूनिट की, तो वो आपका जनरल है। जब आप उसके किसी एक कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। अब एक इसके बाद है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि एक्चुअल सिचुएशन में अगर बच्चे को वो सिचुएशन सामने आ जाती है जो उसने पढ़ी सुनी है, तो क्या वो उसको कर लेगा। मिसाल के तौर पर इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें तो सोलर इक्लिप्स, यानी जब भी सूरज ग्रहण होगा तो बच्चे ने वो जो उसकी कंडीशंस पढ़ी थी उनको देख के उसको समझ लग जाएगी कि अब जो सोलर इक्लिप्स हो रहा है, अब चांद ग्रहण हो रहा है, सूरज ग्रहण हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। अब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब वो मिसाल क्या है कि टीचर ने एक चैप्टर है इस्लामिक स्टडी के अंदर सच्चाई। एक चैप्टर क्या है? सच्चाई। तो सच्चाई के ऊपर जो है ना एक पूरा चैप्टर है। आप देखें ना, सच्चाई के फवायद और झूठ के नुकसानात, बच्चे को सच्चाई की अहमियत का अंदाजा हो जाए, ये पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब देखें स्पेसिफिक क्या है कि कुरान मजीद की दो आयात, 2 हदीस मुबारक सच्चाई के ऊपर बच्चे को याद हो जाए। अब ये स्पेसिफिक हो गया। तो वो एक पूरे चैप्टर को टीचर ने 2 दिन पढ़ाना है, 3 दिन पढ़ाना है, 4 दिन पढ़ाना है, तो वो उसके होंगे जनरल ऑब्जेक्टिव। एक दिन में इस्लामिया के इस सच्चाई के मौजू के ऊपर जो वो एक दिन में पढ़ाएगा ना, इसको हम क्या कहते हैं?
इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब उसने सच्चाई के बारे में पढ़ा भी दिया, हदीस मुबारक भी बच्चों को याद हो गई। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि क्या बच्चा उस इंफॉर्मेशन को जो उसने लर्न कर ली है, सीख ली है, याद कर ली है, क्या प्रैक्टिकली भी यूज़ करता है, उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया है, या अभी भी आज भी वो घर जाके झूठ ही बोलेगा, या कल आपके पास लेट आएगा तो झूठ ही बोलेगा। तो ये होता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर जी? इसमें कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। जी प्लीज। नो सर। क्लियर है सर। ओके जी। सर वो जी 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 सर वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आपने वो लेसन को एक्सक्लूड करने का कहा है। हाँ हाँ, लेसन तो एक सही। टॉपिक होता है ना, एक टॉपिक का लेसन होता है, वो इसलिए मैंने कहा है कि फिर आप कंफ्यूज ना हो ना, तो उसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब देखें इसके बाद है कंटेंट्स। कंटेंट दूसरा कंपोनेंट है किस चीज़ का? हमारे करिकुलम का। कंटेंट क्या होता है? इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्स, इट इंक्लूड स्किल्स, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें जो नॉलेज होता है वो दो तरह का होता है, ये ऑलरेडी आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। सब्सटेंटिव नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो हकाइक पे मबनी होता है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो दूसरा है सिंटैक्टिकल नॉलेज, ये थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। डिडक्टिव रीजनिंग, मैथ का कोई प्रॉब्लम आप लॉजिक बेस्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा होता है सिंटैक्टिकल नॉलेज जो हम इसमें शामिल करते हैं। ये दोनों ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आप देखें मेथड फॉर कंटेंट सिलेक्शन, हम कंटेंट को किस किस मेथड से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता रहता है कि मेथड फॉर कंटेंट सिलेक्शन में सबसे पहले है जजमेंटल। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो करिकुलम डेवलपर होते हैं ना, जो करिकुलम के एक्सपर्ट, जैसे हमने हिल्डा टाबा की बात की है या जैसे हमने जेफ कर की बात की, तो इस लेवल के लोग, वो जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के, हम करिकुलम बना के उनको दिखाते हैं। ठीक है, तो वो अगर इसको समझते हैं कि ये ओके है, जो जजेस होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के, वो कहते हैं जी ये ओके है, उनको लगता है ओके है, तो हम कहते हैं कि हमारा करिकुलम के जो कंटेंट हैं वो ठीक है, ओके हैं, चल जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मिसाल के तौर पर आपने बायो है ना, आपका बायो में आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि जी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, जानदारों की क्लासिफिकेशन, पौधे आ गए, जानवर, अलजी, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये 5-6 जो क्लासिफिकेशन है जानवरों पौधों की। अब देखें कि ये जो जानवरों की कैटेगरी है, इसमें क्या चीज़ें रखी जाएंगी, या इसको चले सिंपल कर लेते हैं, आप में से कुछ लोग साइंस वाले नहीं होंगे, इस्लामियात की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस्लामियात में पहला चैप्टर है ईमानियात का, तौहीद और रिसालत जो है वो ईमानियात के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा है इबादात का, अब इसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, जिहाद है, तो ये इबादात हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अखलाकियात। तो अखलाकियात में क्या आएगा कि जी सच बोलना, दयानतदारी, अमानतदारी, चोरी चुगली, झूठ, गीबत, इन चीज़ों से बचना, ये अखलाकियात है। और चौथा हिस्सा क्या होगा कि इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं, अम्बिया हैं, अहले बैत अतहार हैं, सहाबा हैं, औलिया अल्लाह हैं, तो उनके सबक आमोज़ वाक़ियात। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अब हमने इस्लामियत के अंदर ये 4 चीज़ें रखी हुई हैं, 4 सेक्शन हैं उसके। अब जो एक्सपर्ट है ना, हमने ईमानियात में लिखा कि जी हमने तौहीद के बारे में ये चीज़ें शामिल करना चाहते हैं, तो वो सारा मौजूद होगा लिखा हुआ रिटन फॉर्म में। रिसालत के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बारे में और आपके उसवा हसना के बारे में चीज़ें लिखी हुई होंगी, एक्सपर्ट को दिखाएंगे, वो कहेगा ये ठीक है तो एक्सेप्टेड, इतनी सी बात है। ठीक है, इसको कहते हैं जजमेंटल प्रोसीजर। वो सारा एरिया देखेगा कि हाँ जी इसके कंटेंट ठीक हैं, ठीक लिखे हुए हैं, तो ओके है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव था कि सीरतुन नबी को बच्चे अपनी ज़िंदगी में ढाल लें। अब उस पर कंटेंट बनाया गया उसवा हसना का, वो कंटेंट जज ने अप्रूव कर दिया तो ओके। जज से मुराद यहाँ पे अदालत वाला जज नहीं होगा, यहाँ पे करिकुलम का जज या करिकुलम एक्सपर्ट। तो दूसरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर,
अब इसमें क्या होगा कि इसमें हम जो है वो क्या करते हैं कि जो टॉपिक है ना हमारे, उनकी जो डिटेल है उनको हम एक एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारेंगे। ठीक है, उनको पढ़ाया जाएगा, बच्चों को, कुछ बच्चों को सैंपल के तौर पर लेके उन बच्चों को ये टीच किया जाएगा, सिखाया समझाया जाएगा, उस पर उसकी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी और उसके बाद उनके रिजल्ट देखे जाएंगे कि क्या ये पढ़ाने से वाकई हमारे जनरल, स्पेसिफिक या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। अगर होते हैं तो हम कहेंगे कि कंटेंट ओके, अदरवाइज नहीं। कंटेंट इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंट्स, सिलेक्शन बाय हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह से हम करते हैं। तीसरा है एनालिटिकल प्रोसीजर। ये आप एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वही है जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी पढ़ा था, जो हमने जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग लेवल है उसमें भी हमने ये पढ़ा था। ये सारे इसके स्टेप्स वही होंगे। ठीक है, तीसरा है एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें हम कहते हैं कि लोगों की जो एक्टिविटीज़ है ना उनको हम देख के करिकुलम का कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, it is the most widely used procedure for content selection. People's activities are analyzed to know their function, performance, and on the basis of analysis content is selected. Conducting interviews, collecting information through questionnaire, documentary analysis, observing the performance of people, it follow the principle of utility. वो चीज़ें जो एक टॉपिक से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में, यूटिलिटी कहते हैं प्रैक्टिकल नेचर किसी चीज़ की, जो यूज़ हो रही हो, यूज़ में हो, जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह का बिहेवियर लोगों का अब है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोगों को देखेंगे कि सोसाइटी इस वक्त किन चीज़ों में डिक्लाइन का शिकार है। तो वो चीज़ें हम लोगों का इंटरव्यू करके, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन चीज़ों से रहे। करप्शन ज़्यादा है हमारे यहाँ, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हमारे यहाँ ज़्यादा है। इन चीज़ों से मुतालिक कंटेंट जो है हम इंग्लिश के चैप्टर में भी शामिल कर रहे होंगे, उर्दू में भी शामिल कर रहे होंगे, सोशल स्टडीज़ में भी हम कर रहे होंगे, वगैरह वगैरह। तो ये है एनालिटिकल प्रोसीजर कि लोगों की एक्टिविटीज़ को देख के उसके अकॉर्डिंग कंटेंट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अरेंजमेंट को, जो करिकुलम के डिफरेंट ये कौन सी लैंग्वेज है वैसे? सिंधी तो नहीं लग रही, पश्तो लग रही है मुझे। पश्तो है सर, पश्तो है तो पख्तूनों को समझ लगी होगी। सिकंदर साहब अपना माइक ऑफ करें, आप फैमिली में हैं इस वक्त। जी पश्तो है। अच्छा सर, आप हिंदी समझते हैं क्या? मुझे नहीं आती यार। हेलो सर जी, सिंधी समझते हैं क्या सर? सिंधी की थोड़ी बहुत मुझे समझ आती है। मैं कुछ अर्सा कराची में रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आती है, मतलब समझ आती है। मैं बोल नहीं सकता, मैं समझ लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब समझ सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, समझ लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम कंपोनेंट्स सच एज करिकुलम कंटेंट, एक्टिविटीज, लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब्जेक्ट्स प्रोग्राम टू अचीव ऑब्जेक्ट एजुकेशनल गोल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पहले नंबर पे हमने ऑब्जेक्टिव देखे करिकुलम के, फिर हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया ऊपर में वाले में किसी भी मेथड से। ठीक है, अब उसके बाद हमने उसको तरतीब भी तो देनी है ना। तो तरतीब जो दी जाती है कंटेंट को, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं बेसिक। बैलेंस होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन ज़्यादा ना हो, कोई कम ना हो, ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकुलेशन दोनों के दरमियान जो है वो लिंक हो। ठीक है, लिंक हो, एक चीज़ ख़त्म हो तो आगे रब्त हो, तसलसल उसके दरमियान मौजूद हो। ये ना हो कि एक चीज़ ख़त्म हो तो दूसरी बिल्कुल नए सिरे से अलग, उसका मुंह उधर से वो शुरू हो जाए। नो, सीक्वेंस हो। ठीक है, तरतीब ठीक होनी चाहिए। जिस तरतीब में आप देखें, नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये एक सीक्वेंस है। हम नॉलेज के बाद अगर एप्लीकेशन पे चले जाएं, फिर हम कंप्रीहेंशन। अब ये कौन सी है भाई? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये भी पश्तो। अच्छा, ये भी आज पख्तूनों को खैर नहीं है भाई, ख्याल करो भाई। फैमिली टाइम है, अल्लाह के बंदों। ये पश्तो नहीं है, ये पश्तो तो नहीं थी। अच्छा चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे इस टाइम ये फैमिली टाइम होता है और आप लोग बैठे होते हैं, तो मेहरबानी किया करें, माइक अपना देख लिया करें। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। कभी ऐसा हुआ है आज तक? अब नहीं होगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मेरा कैमरा ऑन एक दफ़ा भी नहीं होगा। मैं गारंटी से आपको ये बात कह रहा हूँ। हाँ, इंटेंशनली मैं करूँगा तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की।
मैं आ सकता हूँ, मेरा रूम बहुत अच्छा है जहाँ पे बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब मैंने इसको समझ लें स्टूडियो रूम बनाया, बट मैं इंटेंशनली नहीं आता सामने ताकि आप लोग मुझे ना देखें, स्क्रीन को देखें। बहरहाल ये होता है कि आप मतलब थोड़ा सा ख्याल किया करें, अपना ख्याल रखा करें, हमारा नहीं। बैलेंस के बाद आर्टिकुलेशन हो गया, सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस जो है ना, इसको हम कहते हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि नॉलेज कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन, तो इस तरह का सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना चाहिए कंटेंट का। फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहते हैं कि टू द पॉइंट, ठीक है, मतलब यह है कि जहाँ पे ज़रूरत हो तो आप इन डेप्थ जाएं, अदरवाइज इंटीग्रेटेड हो, मेन थीम आपकी होनी चाहिए, मोटी मोटी बातें आपको करनी चाहिए। फिर है कंटिन्यूटी, यानी आपका तसलसल भी होना चाहिए। बैलेंस, आर्टिकुलेशन यानी जो लिंक है, सीक्वेंस तरतीब ठीक हो, इंटीग्रेशन यानी इसमें आप कहें कि जामिया हो, मुख्तसर जामिया, इंटीग्रेशन, और कंटिन्यूटी उसमें तसलसल हो। तो इस तरह से आपको ये जो है वो करिकुलम के कंपोनेंट्स को अरेंज करना चाहिए। स्कोप, सीक्वेंस और इंटीग्रेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्कोप, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन। तो ये 5 आप बेसिक के याद रख लेंगे। बेसिक, बैलेंस, आर्टिकुलेशन, सीक्वेंस, इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूटी, ये प्रिंसिपल है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के। और कंपोनेंट कितने हैं? बेसिक कंपोनेंट 3 है, स्कोप, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन। आप देखें स्कोप में हम बात करते हैं, स्कोप क्या होता है कि एक टॉप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दी एग्जांपल इस्लामियात की, उसी को हम आगे लेके चलते हैं ताकि आसान हो जाएगा, दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इस्लामियात में हमने ईमानियात की, इबादात की, अखलाकियात की, और जो है औलिया अल्लाह का तज़किरा, मिसाल के तौर पर ये 4 सेक्शन हमने ऐड करने थे। अब ईमानियात में तौहीद और रिसालत आता है, ठीक है, तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे, या ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल आ जाएगा इसमें। तो आप यानी स्कोप से मुराद ये है कि एक इस्लामियात के अंदर कितनी और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो है ना कौन सी इंफॉर्मेशन और कितनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आप शामिल करेंगे, ये उसका स्कोप कहलाता है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड इनटू द करिकुलम, ठीक है। द स्कोप ऑफ करिकुलम रेफर्स टू द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द कंटेंट कवर विद इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इट आउटलाइन द रेंज ऑफ टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स दैट विल बी एड्रेस्ड। मैं दोबारा बताता हूँ, समझिएगा इसको। स्कोप ये है कि इस्लामियात में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल होंगे। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए 4 जो। अब इन टॉपिक्स में डिटेल कौन कौन सी होगी, ठीक है, पहले कौन कौन से एरियाज होंगे और उन एरियाज में डिटेल कितनी होगी, ये 2 चीजें मिलकर स्कोप बनाती हैं। तो पहली चीज कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, इसको कहते हैं रेंज ऑफ मटेरियल या ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ होती है कि कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, ठीक है, टॉपिक 1 2 3 4 5। और डेप्थ से क्या मुराद है कि उसमें डिटेल कितनी प्रोवाइड की जाएगी, टू द पॉइंट, शॉर्टकट, या हर एक पॉइंट उसका, हर एक एस्पेक्ट उसका डिस्कस किया जाएगा, ये होती है डेप्थ। तो स्कोप में भाई 2 चीजें आती हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल यानी कितना मटेरियल उस एक सब्जेक्ट के अंदर शामिल किया जाएगा, ये स्कोप होता है। और इसमें फर्दर 2 क्लासेस हैं, एक है ब्रेड्थ और एक है डेप्थ। ब्रेड्थ में हम कह रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स शामिल होंगे, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कि साइंस करिकुलम के अंदर साइंस है 6ठी क्लास का, 8वीं क्लास का, उसमें बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस ये शामिल होंगे। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी, बायो इसमें होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, ये ब्रेड्थ तो आ गई। अब डेप्थ क्या होगी कि बायो के कौन कौन से टॉपिक साइंस में शामिल किए जाएंगे। अच्छा, इसी तरह केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स साइंस में शामिल होंगे, ये उसकी क्या बनती जाएगी, डेप्थ। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ देखें रेंज, रेंज कहते हैं यहाँ से यहाँ ये टॉपिक्स होंगे। अमाउंट की इंफॉर्मेशन कितनी मिकदार में होगी, थोड़ी ज्यादा। तो डेप्थ रेफर्स टू द थॉरोनेस, डिटेल एंड कम्प्लेक्सिटी विद विच स्पेसिफिक टॉपिक और कॉन्सेप्ट आर एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड, ठीक है। जैसे साइंस करिकुलम में बायो में कौन कौन से होंगे, फिजिक्स इसमें कौन से होंगे, तो ये उसकी डेप्थ कहलाती है। ये डेप्थ ब्रेड्थ होगी। अच्छा, इसके बाद है सीक्वेंस। पहला हमने कहा, सबसे पहले हमने बात की कि स्कोप है, फिर सीक्वेंस है, और फिर तीसरे नंबर पे इंटीग्रेशन है। ये तीनों कंपोनेंट है। ये अभी हम दूसरा कंपोनेंट पढ़ रहे हैं करिकुलम का, कंटेंट। हमने कंटेंट यहाँ शुरू किया था, ये सेकंड कंपोनेंट। उसकी हमने ऑर्गेनाइज, उसका मेथड देखे 3, फिर हमने उसके कंपोनेंट की बात की, और कंपोनेंट में अभी तक हमने एक पढ़ा है, पहला
स्कोप, ये कंटेंट का जो पहला कंपोनेंट है। अब दूसरे कंपोनेंट में हम जा रहे हैं सीक्वेंस। आप देखिए सीक्वेंस से क्या मुराद है, अगेन वही जो ऑर्गेनाइजेशन में साफ ज़ाहिर है कि सीक्वेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इट इज़ ऑर्डर इन विच द कंटेंट इज़ टू बी प्रेजेंटेड, यानी किस सीक्वेंस में दिए जाएंगे कंटेंट जो है, टॉपिक जो है वो किस अंदाज में किताब के अंदर शामिल किए जाएंगे। इट इंश्योर दैट कॉन्सेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड लॉजिकली बिल्डिंग अपॉन द प्रायर नॉलेज एंड लीडिंग टू द डीपर अंडरस्टैंडिंग। मैं एक मिसाल लेता हूँ कि पहली जमात में हम मैथ में क्या चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को, ग्रेड 1 में, शाबाश, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा माशाल्लाह, आप तो मेरे ख्याल में मुझे हम उनको नंबर सिखाते हैं, नंबर सिखाते हैं, प्लस माइनस किधर सिखाते हैं पहली क्लास के बच्चे को, काउंटिंग सिखाते हैं, नंबर। अच्छा दूसरे ग्रेड में फिर हम क्या सिखाते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, 1 डिजिट एडिशन, 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बेसिक्स 2 जमा 2 4 ये सिखाते हैं। तीसरी ग्रेड तीसरी जमात में आके माइनस प्लस सब्जेक्ट मल्टीप्लाई प्लस, यस, इसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं उन्हीं को, ठीक है, और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और फिर हम अलजबरा पे और पता नहीं कहाँ पे चले जाते हैं। अब ये देखें कि इसमें क्या प्रायर नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज का सीक्वेंस बरकरार रखा गया है, नंबर के बाद 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट, ऐसे ये चीजें मेंटेन रखी गई हैं। जी बिल्कुल, इसी को सीक्वेंस कहते हैं कि आप जब कंटेंट प्रेजेंट करें, कंटेंट बनाएं, तो उसमें लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप जमा तफरीक पहले सिखा रहे हो और नंबर का कॉन्सेप्ट आप उसको बाद में दे रहे हो। तो लॉजिकल वे में आपको कंटेंट को सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए बेस्ड अपॉन द प्रायर नॉलेज, या पिछले ग्रेड का जो इल्म है उसके साथ मुंसलिक करके, ठीक है। यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आप जाते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको वर्बली बता दी। अब ये 3 मेन जो है ना सीक्वेंसेस यूज किए जाते हैं हमारे करिकुलम में। डेविड ऑसबर्न एक थ्योरी है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। क्या नाम है इसका? थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। ये डेविड ऑसबर्न की दी हुई है, और ये मैं पूछूंगा उस वक्त कि ऑसबर्न ने और क्या काम किया था जब इसका नाम दूसरी मर्तबा आएगा। रॉबर्ट गैने ने एक काम किया हुआ इससे पहले, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और कल भी उसको हमने डिस्कस किया। उसकी थ्योरी है, एक नाम बताएं शाबाश। सर कॉग्निटिव, नो सॉरी, थ्योरी ऑफ लर्निंग, नो, शाबाश। ऑप्शन देता हूँ, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, थ्योरी ऑफ टीचिंग, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग थ्योरी। जी किसी को भी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, सर टीचिंग वाला सही, थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग इसने दी थी रॉबर्ट गैने ने, और ये मैंने आपको इस पे मुकम्मल एक स्लाइड है और आपका जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें ये मौजूद है। और अल्लाह के बंदों पढ़ा करो और गौर से सुना करो, अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों। तो इसकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ए टाइप लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये उसके 2 और नाम है, ये भी मैंने बताया है आप लोगों को। खैर हम साइकोलॉजी में इसको जाके पढ़ेंगे। इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट होना चाहिए। ऑसबेल ने, सबसे पहले ऑसबेल की हम बात करते हैं, इसने कहा कि कंटेंट शुड बी इंट्रोड्यूस इन इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, यानी जिस तरह टीचर को आसान हो ना पढ़ाना उस टॉपिक को, तो उस अंदाज से कंटेंट को तरतीब दी जाए किताब के अंदर उन कंटेंट की। इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस से मुराद टीचर को जिस तरह से पढ़ाने में आसानी होगी ऑसबेल के नज़दीक। रॉबर्ट गैने ने कहा कि इसका जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट, यानी जैसे नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, तो वो जो उसका अपना सीक्वेंस है ना कंटेंट का, जिस अंदाज में वो चल रहे हैं तो उस अंदाज में होना चाहिए। और तीसरा है लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर ये है कि उनको लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए, ये जो मैंने अभी बताया कि वेरी नाउन या वेरी सिंपल, फिर सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर मोर कॉम्प्लेक्स, फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इस सीक्वेंस में जाना चाहिए। तो ये लॉजिकल ऑर्डर है कि लॉजिकल सीक्वेंस में जाना चाहिए। अब हम करिकुलम को 2 डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, एक है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, ये भी हम जो बात कर रहे थे ना, वर्टिकल किसको कहते हैं? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये टॉप टू डाउन या बॉटम से आप इस ऊपर नीचे मुख्तलिफ ग्रेड्स की जब हम बात करते हैं ना, इसको हम वर्टिकल कहते हैं। और एक ही सब्जेक्ट में 4, 5, 6 मुख्तलिफ किताबें मौजूद है ना,
उसको उसके उनके दरमियान कोई सीक्वेंस है तो उसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ये एग्जांपल यहाँ पिक्चर से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा, हैं तो ये बंदे। तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। रिलेशनशिप इन सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल, इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसको वर्टिकल करिकुला यानी इसमें कंटिन्यूअम होता है जी, जो ऊपर अभी ये एग्जांपल ये कंटिन्यूअम की है, दूसरी तीसरी चौथी पहली, इनके दरमियान जो ये मैथ का सीक्वेंस चल रहा है ना, इसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कि मुख्तलिफ ग्रेड में आप एक करिकुलम के कंटेंट या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के दरमियान एक रब्त कायम रखते हैं, एक कंटिन्यूअम कायम रखते हैं, इसलिए इसको हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकुलेशन या कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये फॉलो करती है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस तरह होता है कि हम जो है ना दो मुख्तलिफ सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट्स के दरमियान एक ही ग्रेड में भी आपस में सीक्वेंस रखते हैं। मैं आपको मिसाल लेता हूँ कि हमने ना अपने बच्चों को 4 अंबिया के बारे में पढ़ाना है। हम क्या करते हैं, 2 को इस्लामियात में पढ़ा देंगे, एक को इंग्लिश में पढ़ा देंगे, इंग्लिश के एक उस पे चैप्टर को लिख के शामिल कर देंगे, एक को उर्दू में तज़किरा कर देंगे। तो हमने क्या किया कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन, ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी इसकी ये है कि आपने जो चीज़ें सोशल स्टडी में पढ़ानी है ना, ये ख्याल आपने रखना है, सोशल स्टडी में जो पढ़ानी है ना 4ठी जमात में, वही जो है ना वो आपने 6ठी जमात में, तो साइंस में भी आपने ये देखना है कि उनसे रेलिवेंट चीज़ें साइंस में भी आप ऐड कर रहे हैं। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, इसको सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है, और ये इंटीग्रेशन प्रिंसिपल पे फोकस करता है। इंटीग्रेशन कहते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स को आपस में मिला लेना, ये इंटीग्रेशन होती है। तो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम सीक्वेंसिंग है। इसमें हम सेम लेवल पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के दरमियान इंटीग्रेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तीसरा और आखिरी कंपोनेंट है कंटेंट का, वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को या उनके पार्ट्स को आपस में मर्ज करके एक नया सब्जेक्ट बना देना, इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को, अब जैसे देखें हम जो है वो क्या करते हैं माशरती उलूम में कि हम जो है वो जनरल नॉलेज को, हम जियोग्राफी को, हिस्ट्री को, हम पाकिस्तान स्टडी को, ठीक है, हम इकोनॉमिक्स को, सोशियोलॉजी को, इन सारे सब्जेक्ट्स को शामिल करके मिक्स करके एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने उसका नाम दिया सोशल स्टडीज़ या माशरती उलूम का। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन की एक एग्जांपल है। प्रोसेस ऑफ मर्जिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट थ्रू कोऑर्डिनेशन इज नाउन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इसमें ना 2 हम तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। एक होती है, अच्छा एक वर्ड होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जी शाबाश। व्हाट इज मीन बाय वर्ड इंटर? शामिल करना सर। Relationship between the 2 different things. 2 things. 2 things individual. हाँ यस, कोई सी 2 शख्स, हाँ 2 चीज़ों, 2 जगहों, 2 अशखास के दरमियान जो हम रिलेशन बताते हैं ना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया था इंटर, INTER। 2 मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, 2 मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान। ठीक है, अब जैसे देखें इंग्लिश और उर्दू, ये 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दरमियान जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। और जब 2 सिमिलर सब्जेक्ट्स के दरमियान हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसको कहते हैं इंट्राडिसिप्लिनरी। इंट्रा कहते हैं विद इन, ठीक है, सेम फील्ड से। इसको एक सादा सी मिसाल से चलें बयान कर लेते हैं। आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो उस स्कूल के 2 बच्चे हैं सपोज करें, तो उनके दरमियान कोई कंपटीशन है, तो हम कहेंगे इंट्रा स्कूल कंपटीशन। एक ही स्कूल, उसी स्कूल, सेम स्कूल के बच्चों का कंपटीशन हो रहा है आपस में। और अगर हम एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है, इनके बच्चों के दरमियान को मुकाबला करवा रहे हैं, हम वर्ड यूज करेंगे इंटर स्कूल कंपटीशन। अब इससे क्या मुराद हुआ कि 2 मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान कंपटीशन हो रहा है। इसी तरह जब हम किसी एक फील्ड के सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं ना, जैसे मैथ और स्टैट है, हम जो हम पढ़ते हैं ना जी, मीन, मीडियन, मॉड, फ्रीक्वेंसी, ये जो है ना उसके अंदर आती हैं, मैथ के अंदर, सॉरी स्टैट का सब्जेक्ट है।
ज्योमेट्री एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें ये ज्योमेट्रिकल मेजर्स होती हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैथ इसी तरह एक अलग सब्जेक्ट है। तो हम इनको तीनों को मिला के मैथमेटिक्स जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो हमारा जो है वो इन तीनों का मजमुआ होता है। इसी तरह आप साइंस की बात कर लेते हैं, जनरल साइंस की, तो उसमें तीन, वो एक ही साइंस है ना, साइंस की फील्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप मर्ज कर देते हैं तो वो आपका साइंस इंट्राडिसिप्लिनरी होगा। तो जब आप दो मुख्तलिफ फील्ड के सब्जेक्ट्स को मिलाते हैं और एक नया सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी होगा, जैसे मोशरती रूम की हमने एग्जांपल दी। और अगर एक ही फील्ड से दो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मिलाएंगे तो वो इंट्राडिसिप्लिनरी होगा। अच्छा, उसके बाद है पेडागोजी और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इस पे हम बहुत सारी बात, पूरे चैप्टर में हमने इस पे पढ़ चुके हैं, पेडागोजी, टीचिंग मेथडोलॉजीज और लर्निंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये मुख्तलिफ होती हैं। जब आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4 मुख्तलिफ मेथड एट अ टाइम यूज़ करते हैं ना तो इसको कहते हैं एक्लिप्टिक अप्रोच। इसको क्या हम कहते हैं? एक्लिप्टिक अप्रोच। मिक्सिंग मोर देन टू और मोर देन 2 मेथड साइमल्टेनियसली। आप एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स एक साथ, लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्लिप्टिक अप्रोच बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद है इवेलुएशन। अब देखें, आपने ऑब्जेक्टिव बनाए, कंटेंट डिज़ाइन किया, कंटेंट सेलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, इंटीग्रेट कर दिया, बुक छप गई। तीसरे नंबर पे आपने आके यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक, अब पढ़ाने के बाद क्या होता है? इम्तिहान होता है। तो इम्तिहान बेसिकली कलेक्शन है उस प्रोग्राम, करिकुलम के प्रोग्राम के ऊपर के जो हमने पढ़ाया, ठीक है, उसको, उसका असर कितना हुआ, उसको हमने एज इट इज़ चलाना है या उसमें उसको मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। एवेल्युएशन क्या होती है? एवेल्युएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ collection of data on a program to determine its value, worth with the aim of deciding whether to adopt, reject or revise the program. It is determination of effectiveness of the curriculum. देखें, हम करिकुलम में उसका इफेक्टिवनेस देखते हैं कि जो हमने बनाया वो किस हद तक इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। ये हमारी इवेल्युएशन कहलाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड इवेल्युएशन। ठीक है, तो अब देखें जी, हमने ऑब्जेक्टिव बनाए, कंटेंट सेलेक्ट किया, पढ़ा दिया, तो किस हद तक हमारा प्रोग्राम फ़ायदेमंद रहा, मुअस्सर रहा, उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए या नहीं किए। तो ये हम इवेल्युएशन के ज़रिए, इम्तिहान के ज़रिए इसकी हम मेजरमेंट करते हैं। अब हम करिकुलम के अंदर 3 तरह की इवेल्युएशन करते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले होती है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, अब हमारे करिकुलम के अंदर ना कहाँ पे कोई मसाइल हैं, जो मसाइल पेश आ रहे होते हैं ना करिकुलम के अंदर, उन मसाइल को दूर करने के लिए हम जो इवेल्युएशन करते हैं उसको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास बंदा जाता है ना तो वो डायग्नोज करता है, डिटरमिन करता है, टेस्ट करवाता है आपके कौन सी, कहाँ पे डेफिशिएंसी है, इशू कहाँ पे आ रहा है, ताकि फिर उसके मुताबिक रेमेडी, कोई इलाज जो है वो तजवीज़ किया जाए तशखीस के बाद। तो डायग्नोसिस बेसिकली तशखीस होती है। तो करिकुलम की भी हम तशखीस करते हैं भाई, इसके अंदर डेफिशिएंसीज, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसको चेंज या मॉडिफाई कर देते हैं। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। फिर है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हमेशा, फॉर्मेटिव असेसमेंट इवेल्युएशन ये क्लास में भी होती है। याद रखिएगा, जब भी कोई प्रोसेस, कोई भी चीज़ अंडर गोइंग हो ना, चल रही हो, कंटिन्यू हो, इन प्रोसेस हो, तो उसमें जो असेसमेंट या एवेल्युएशन उसकी होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो करिकुलम जब हम बना रहे होते हैं ना, तो बाद बात ना आपको ऐसे लिख रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपको अचानक से कोई मतलब ये आइडिया आता है कि इसको ऐसे मैं बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह करिकुलम के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जब करिकुलम डिज़ाइन हो रहा होता है तो वो इवेलुएट करवाते हैं अपने काम को एक्सपर्ट से। तो वो एक्सपर्ट उनको सजेशन देते हैं कि यहाँ इसको बेहतर कर लिया जाए। तो वो जो इवेलुएशन करिकुलम बनाने के दौरान की जाती है ना, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवेलुएशन। और इसमें हमेशा बेहतरी के लिए की जाती है ताकि करिकुलम को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। साथ एक चीज़ जब बन जाती है तो फिर तो मुश्किल होता है ना, जब ड्यूरिंग प्रोसेस एक टॉपिक पे एक बंदा काम कर रहा है, वो एक्सपर्ट को बता दे, दिखा दे, वेरीफाई करवा दे और उसमें बेहतरी ले आए, तो सोने पे सुहागा गया। अच्छा, फिर होती है सबमेटिव इवेल्युएशन। जब करिकुलम बन जाता है तो बनने के बाद उसकी इवेल्युएशन की जाती है कि ये सही बना या गलत बना है।
तो इसको हम कहते हैं सबमेटिव इवेलुएशन। जी एंड पे होती है, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होती है, और डायग्नोस्टिक जो है ये जब हम टॉपिक्स वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम, कौन कौन से डेफिशिएंसीज, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम की खूबियाँ, करिकुलम की खूबियाँ क्या है? करिकुलम प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस मिल जाती है। करिकुलम सम ऑफ एक्टिविटीज़ है, स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस का ओवरऑल मजमूआ होता है। मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स, स्कूल इन्वायरमेंट, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी करिकुलम के अंदर हमारे नए एजुकेशनल ट्रेंड्स होते हैं। ये पूरे स्कूल का समझ लें कि एक जो टोटल स्कूल इन्वायरमेंट का अक्स होता है एक किस्म का। करिकुलम मिरर ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी। देखें, याद रखिए कि कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि जो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, तो इसमें ना हम सबसे पहली फाउंडेशन पढ़ेंगे फ़िलोसफी। तो उसमें हम ये देखेंगे कि फ़िलोसफी का क्या रोल है करिकुलम के अंदर। तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो हम ऑब्जेक्टिव्स या आइडियाज़ लेते हैं ना, एम्स ऑफ एजुकेशन, ये इसी फ़िलोसफी से लेते हैं। तो देखें, ज़िंदगी गुजारने का एक नज़रिया होता है। जैसे पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम पे आया, और हम सब का नज़रिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मैंने और आपने सब ने उसी तरह अपने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है जिस तरह हमारे बड़े अल्लाह की तरफ लौट के चले गए हैं। तो ये हमारा एक नज़रिया है जो हमें कभी ना कभी दिन में एक मरतबा ज़रूर सोचने पे मजबूर करता है कि हमने मरना है, तो हम कुछ अच्छा कर लें। तो करिकुलम ही हमें बताता है फ़िलोसफी ऑफ लाइफ कि आपकी ज़िंदगी का नज़रिया, जीने का मकसद क्या है। ठीक है, एक हेल्प्स टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इससे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। और इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। करिकुलम में हम वो टॉपिक्स, वो एरियाज शामिल करते हैं जो प्रैक्टिकल नेचर के हों, जिनकी हमारी सोसाइटी को या हमारी अपनी ज़ात को रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। ये करिकुलम के बेनिफिट्स हैं। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन या 4 पिलर ऑफ करिकुलम। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 4 पिलर बताए हैं 2000 में। इनको जो है वो ये किसने प्रेजेंट किए थे? जैकस डिलोर्स ने 2001 में प्रेजेंट किए थे यूनेस्को को, इसने प्रेजेंटेशन में। और उसके बाद ये 4 पिलर अडॉप्ट किए यूनेस्को ने। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यानी कोई मालूमात लेने के लिए, नॉलेज जानने के लिए, इल्म जानने के लिए हम कुछ सीखते हैं। दूसरे नंबर पे लर्निंग टू डू, हम कुछ प्रैक्टिकली करने के लिए सीखते हैं। लर्निंग टू लिव टुगेदर, हम एक सोशल एस्पेक्ट है ये कि हम सोसाइटी में रहने के लिए इल्म सीखते हैं। एंड लर्निंग टू बी, हम अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए हम इल्म सीखते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद है 3 आईज ऑफ करिकुलम। करिकुलम के 3 आईज होते हैं, इंटेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट। इंटेंट हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंटेंट क्या होते हैं? हमारे गोल्स होते हैं। इन गोल्स को हम यानी टीचिंग के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है। और इम्पैक्ट आपकी लर्निंग होती है, यानी इंटेंट आपके गोल है, इम्प्लीमेंटेशन टीचर की टीचिंग है, और इम्पैक्ट आपकी लर्निंग होगी, एक बच्चे की लर्निंग होगी कि क्या उसने इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, उसने क्या चेंज उसके अंदर आया। ये हमारा जो टॉपिक था आज का, चैप्टर नंबर 1 का। अगला आपका लेक्चर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मंडे को होगा इंशाल्लाह ताला, लेक्चर नंबर 12 करिकुलम के ऊपर स्कोप और फाउंडेशन ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। टाइम मेरा ख़त्म है, आपका शुरू है। जितने भी सवाल हैं दिल खोल के पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम।